हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे कि लास्ट ईयर में जो किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें उनका अप्रोच करना होता है, क्या जो हम हमारे हमारे जो फॉर्मूले होते हैं उनको हमें किस हद तक याद रखना ज़रूरी होता है और किस तरह से इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन शुरू कर देते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which is special theory of relativity। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जो बेसिक से शुरुआत होती है वो होती है हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। कहाँ से? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपली हमें दो फ्रेम हो, मान लो एक दो फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, एक ये फ्रेम है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया एस फ्रेम, इसको दिया एस प्राइम फ्रेम, ठीक है। ये जो एस फ्रेम है और ये जो एस प्राइम फ्रेम है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शियल फ्रेम क्या था? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो कि या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। क्या बोला मैंने? इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जो या तो कांस्टेंट सॉरी या तो रेस्ट पर हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो ये वाला जो इनर्शियल फ्रेम है ये रेस्ट पे है और ये वाला जो इनर्शियल फ्रेम है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लो इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O प्राइम है, ठीक है। तो इस फ्रेम के संदर्भ में इस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है? मान लो यहाँ पर कोई इवेंट हो रहा है x किसी पॉइंट XYZ पे, ठीक है। तो इस फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट, इस इवेंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको लिखना ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लेकिन फॉर स्मॉल वेलोसिटीज। स्मॉल वेलोसिटीज का मतलब बहुत कम वेलोसिटी के लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प ले सकते हैं। किसके लिए? स्मॉल वेलोसिटीज के लिए, स्मॉल वेलोसिटीज, ठीक है। सबसे पहले एक्स प्राइम, यानी उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई और जी प्राइम इज इक्वल टू जी, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स इस फ्रेम से देखने पर, ठीक है। और टाइम जो होता है वो भी चेंज नहीं होता है अगर हम बात करें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। हालांकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं फॉर लार्ज वेलोसिटीज, फॉर द वेलोसिटीज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इसी वजह से गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग शिफ्ट होके जाते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की तरफ। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो होते हैं वो हमारे स्मॉल वेलोसिटीज के लिए तो वैलिड है, जैसे ये है, ये हाई वेलोसिटीज के लिए भी वैलिड होते हैं। हाई वेलोसिटीज मतलब जो स्पीड्स कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होती हैं उनके लिए भी हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। क्या चीज? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था? सेम यही सिनेरियो है। ये स्पीड जो है फ्रेम की ये बहुत हाई स्पीड है, ठीक है। ये कुछ भाई 3/5 सी के कंपैरिजन में है, ठीक है, सी के कंपैरिजन वाली चल रही है। तो इसमें जो इक्वेशंस होती हैं कुछ हल्की सी मॉडिफाई होती हैं। मॉडिफाई होकर क्या बन जाती हैं कि जो एक्स प्राइम है वो बन जाता है एक्स माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई और जेड में चूंकि जो हमारा फ्रेम है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो होगा ये हो जाएगा। वाई में कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, जी में हमारे पास इसमें भी कोई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है, लेकिन समय जो है चेंज हो जाता है। समय जो है टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होता है समय में परिवर्तन। समय भी परिवर्तित हो जाता है पूरी तरह से। अच्छा भाई, ओके। और क्या बात करते हैं? और क्या बात करते हैं? ये हो गया हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया हमारे पास लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ रिलेटिविस्टिक फिनोमिनास की। जिस तरह से मान लो हमारे पास एक फ्रेम है जो कि v वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हुआ क्या, हमारे पास एक ये चौक थी, ठीक है, ये चौक थी, इसकी लंबाई मान लो 2 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हम एक फ्रेम से देखते हैं, एक मूविंग फ्रेम से देखते हैं, तो इसकी लंबाई जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है मूविंग फ्रेम से देखने पर हमें कुछ कॉन्ट्रैक्टेड दिखती, कुछ संकुचित दिखती, कुछ कम दिखती है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है, ठीक है।
यानी जो रेस्ट लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जो मूविंग लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो इसके बीच में जो रिलेशन मिलता है वो होता है रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। क्या चीज? रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू रेस्ट लेंथ अगर आपकी डेल्टा या एल है सिंपल, ठीक है, या एल नॉट है, और मूविंग लेंथ आपकी एल है, तो आ जाता है एल नॉट इज इक्वल टू एल बाई 1 माइनस अंडर रूट के अंदर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होता है आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। करेक्ट है? ठीक है, जिस तरह से लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है किसी भी मूविंग फ्रेम से देखने पर, उसी तरह से टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे लेंथ कम हो जाती है वैसे टाइम बढ़ जाता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये हाथ पटका, ये हाथ पटका, ठीक है, तो इनके बीच में 1 सेकंड का टाइम गैप है, लेकिन अगर हम किसी एक मूविंग फ्रेम से देखेंगे तो यही टाइम डायलेट हो जाता है, यही टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। क्या बोलते हैं? टाइम डायलेशन। यानी डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज डायलेटेड फ्रॉम द मूविंग फ्रेम। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। पहले इस पर थोड़ी सी जगह बनाते हैं, इसको नोट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमने बात करी कि किस तरह से लेंथ हमारी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है और टाइम जो है वो डायलेट होने लगता है, तो उसको बोलते हैं टाइम डायलेशन। क्या बोलते हैं? टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन में क्या होता है? जो हमारे पास मैंने दो बताया कि 2 इवेंट हुए, एक ये हाथ पटका मैंने, एक ये हाथ पटका, इस तरह से। तो दोनों हाथों के जो ये मूवमेंट, इन दोनों के बीच में कुछ टाइम इंटरवल है। ठीक है, जब आप रेस्ट फ्रेम से इसको खड़े होकर के देख रहे हो तो इसको बोलेंगे हम प्रॉपर टाइम, कि मैंने यहां से खड़े होकर देखा तो ये और ये इसके बीच में 1 सेकेंड लगा, तो मेरे लिए प्रॉपर टाइम है। लेकिन सोचो आप एक बहुत तेज ट्रेन में बैठ करके जा रहे हो जिसकी स्पीड कुछ कंपैरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसके लिए जो इन दोनों इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल होगा उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल जो होता है वो प्रॉपर टाइम से ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा भाई, तो इम्प्रॉपर जो होता है वो प्रॉपर टाइम से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, या इसको डेल्टा टी से लिख देते हैं, डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम इंटरवल। ठीक है, ये होता है हमारे पास टाइम डायलेशन, किस तरह से टाइम जो है वो डायलेटेड हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अलावा अगली जो बात होती है वो वेलोसिटीज की होती है कि एक फ्रेम में हमारे पास, मान लो हमारे पास एक ये फ्रेम था, ठीक है, ठीक है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, ओके, इसमें कोई एक पार्टिकल है, कहीं पे भी पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल जो है वो भी मूव कर रहा है इस मूविंग फ्रेम में, या कहीं भी मान लो मूव कर रहा है, या मान लो एक फ्रेम जो है, सॉरी, एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। ठीक है, उसकी वेलोसिटी ux है फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम। ये रेस्ट फ्रेम है, ये मूविंग फ्रेम है। ठीक है, ये हमारा एस प्राइम है। एस प्राइम बोल रहा हूं तो मतलब मूविंग फ्रेम, एस बोल रहा हूं तो रेस्ट फ्रेम। ठीक है, एस फ्रेम के लिए जो वेलोसिटी है वो ux है, ठीक है, कॉमा uy कॉमा uz, 3 वेलोसिटीज हो गई। मतलब कहीं भी मान लो, कहीं कैसे भी मूव कर रहा है रैंडमली, कहीं भी 3D में मूव कर रहा है इस तरह से, तो ux uy uz है। और एक फ्रेम जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, समझना है ध्यान से, एक फ्रेम जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके लिए ये वेलोसिटीज हम किस तरह से लिखेंगे इस फ्रेम के लिए? तो इस फ्रेम में जो वेलोसिटीज लिखी जाएंगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाएंगी कि ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v, ux माइनस v बाई 1 माइनस v ux बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस, देखो रिलेटिविटी में फॉर्मूले याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्मूले नहीं याद रख पाओगे तो क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस v बाई 1 माइनस v ux बाई सी स्क्वायर। ये है x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में ये हो गया। y डायरेक्शन में क्या चेंज होगा? y डायरेक्शन में जो चेंज आएगा uy प्राइम इज इक्वल टू, वो आएगा हमारे पास uy जो हमारी रेस्ट फ्रेम की वेलोसिटी थी, इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन में सेम डिनोमिनेटर 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक है,
और जो z में आएगा हमारे पास यूजी प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू यूजी इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ये होती हैं तीनों वेलोसिटीज, इनको बोलते हैं वेलोसिटीज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, ये होती है हमारे पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या ये वेलोसिटीज, ये इक्वेशन क्या बोल रही है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट फ्रेम में ux, uy, uz वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द रेस्पेक्टिव x, y एंड z डायरेक्शंस। तो एक मूविंग फ्रेम s प्राइम से देखने पर उसकी जो वेलोसिटीज हैं ux प्राइम होंगी, uy प्राइम एंड uz प्राइम होंगी। ठीक है, जिनके फॉर्मूलेज रेस्पेक्टिवली ये और ये। क्या मेरी बात क्लियर है? किस तरह से हम अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो और चीजें क्लियर होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, ओके, ये बात हमने करी कि जब वेलोसिटीज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, वेलोसिटीज ट्रांसफॉर्म हो गई। अब मान लो पार्टिकल के बारे में वेलोसिटीज की बात कर ली। मान लो ये पार्टिकल था जिसका रेस्ट मास था m0, ऐसे ये रेस्ट पे है तो इसका मास m0 है। जब इसको मूव कराया जाए v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी काफी हाई, यहाँ हाई वेलोसिटीज की बातें कर रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव कराया जाए, तब इसका जो मास लिखा जाएगा मूविंग मास m इज इक्वल टू m0 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये होता है मूविंग मास। मतलब क्या है कि जब एक मास रेस्ट पे रखा होता है, कोई भी मास है आपका रेस्ट पे रखा हुआ, कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, तो उसका जो मास है वो कोई डिफिनिट है। ठीक है, मान लो 1 किलो है। ठीक है, लेकिन जब उसको मान लो 3/5c की स्पीड से, 3/5c की स्पीड से उसको इधर मूव कराया जाए, तो उसका जो मास होगा वो 1 किलो से घट जाएगा। देखो, हमेशा में घट जाएगा क्यों? मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पे यूज करना, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे। क्यों? देखो, v जो होगा हमेशा c से छोटा होगा, v जो होगा हमेशा c से छोटा होगा, और v c से छोटा होगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये हमेशा 1 से कम आएगा, ये हमेशा 1 से कम आएगा। और 1 का स्क्वायर रूट, ये जो क्वांटिटी आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये भी हमेशा 1 से छोटी आएगी। और जब डिनोमिनेटर में 1 से छोटी क्वांटिटी होगी तो जो टोटल क्वांटिटी बनेगी वो आपकी बड़ी हो जाएगी। मैंने कुछ उल्टा लिख दिया क्या? सही है ना? हाँ, वो आपकी बड़ी हो जाएगी। लाइक 1 बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये आपका 1 से बड़ा हो जाएगा, ये आपका 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, m0 अगर 1 किलो था, m0 अगर 1 kg था, तो आपका इसमें 1 से बड़ी क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, सॉरी कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? सब सही आ रहा है ना? मान लो ये मूव कर रहा था अंडर रूट 1 माइनस 3/5 यानी 9/25, यानी आपका आ जाएगा 5/4। ठीक है, तो सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने शायद, कि जब मास है वो मूव कर रहा है तो मूविंग मास जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा, मूविंग मास इंक्रीजेस। सही है, अब शायद सही है, उल्टा लिख दिया था मैंने, इंक्रीजेस विद स्पीड। ठीक है, और जब आप v इक्वल टू सी रखोगे, v इक्वल टू सी मतलब बहुत हाई स्पीड रखोगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0, यानी m0 जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब बहुत हाई स्पीड होगी तो आपका जो मास होगा वो इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगा, बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, सही लिखा सब कुछ? एग्जैक्टली ये बात होती है यहाँ पर। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है, कहाँ पे हमें कौन सी क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी, कौन सी क्वांटिटी 1 से छोटी होगी, तो कम ज़्यादा क्या होगा इससे आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा भाई, ओके, ये बात हो गई मास की। तो अगर मोमेंटम की बात करें, किसकी बात करें? मोमेंटम की। मोमेंटम क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू mv होता है, और जब मास आपका ये हो जाएगा तो क्या लिख लेंगे मोमेंटम को? m0v बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका पास मोमेंटम, ये हो जाएगा प्लस मोमेंटम। अच्छा भाई, ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हो गया। क्या हो गया? रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। बढ़िया लगता है सुनने में, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ठीक है,
रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। अच्छा भाई, ओके। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बाद, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के बाद अगली जो बात हम करें वो थोड़ी सी कर लेते हैं एनर्जी पे, रिलेटिविस्टिक एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो होती है उसको किस तरह से हम लिखते हैं, रिलेटिविस्टिक एनर्जी को हम किस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पार्टिकल अगर रेस्ट पे रखा हुआ है, एक पार्टिकल अगर रेस्ट पे रखा हुआ है और उसका मास m नॉट है, तो उसकी खुद की एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी। क्या बोलते हैं? रेस्ट मास एनर्जी, जिसको लिखते हैं हम m नॉट c स्क्वायर से, उसको हम लिखते हैं m नॉट c स्क्वायर, जो कि इसका रेस्ट मास है, ठीक है। अच्छा भाई, तो जब भी हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो उसकी मूविंग वाली एनर्जी होगी, ठीक है, जब पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और जब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। और टोटल एनर्जी को किस तरह से लिखेंगे? टोटल एनर्जी को लिखेंगे हम टोटल मास, अब जो मूविंग मास है, इनटू c स्क्वायर mc स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस m नॉट c स्क्वायर। करेक्ट है? m नॉट c स्क्वायर। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास mc स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। और m क्या होता है? m नॉट c स्क्वायर बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, जो कि रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये बात हमने करी काइनेटिक एनर्जी की। अच्छा भाई, मास ये हो गया, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से हम लिखते हैं। अच्छा, एक बात और आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि लाइक आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कि कौन सी क्वांटिटीज जो होती हैं वो फ्रेम पे डिपेंड करती हैं और कौन सी क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको रिलेट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। लाइक वेलोसिटी, मैंने आपको बताया वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म होती है, यानी ये डिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है, फ्रेम डिपेंडेंट है, फ्रेम डिपेंडेंट है, ठीक है, ये फ्रेम डिपेंडेंट है। अच्छा, बात करें वेलोसिटी से क्या बन सकता है? मोमेंटम, तो ये भी क्या होगा? फ्रेम डिपेंडेंट होगा। वेलोसिटी से क्या बन सकता है? और काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी क्या है? फ्रेम डिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी से क्या बन सकता है? वर्क डन, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स, ये भी आपका फ्रेम डिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाई फोर्स भी फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ट्रेन डिपेंडेंट नहीं होता है, फ्रेम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और क्या? और क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये भी आपका फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अच्छा, और क्या फ्रेम डिपेंडेंट होगा? और क्या फ्रेम डिपेंडेंट होगा? काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपका मोमेंटम हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, ये भी आपकी फ्रेम पे डिपेंड कर सकती है। लेंथ, ये देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि डिपेंड करता है हाई वेलोसिटीज के लिए बातें करी जा रही हैं या लो वेलोसिटीज के लिए। लेकिन रिलेटिविटी में अगर हम हाई वेलोसिटीज की बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हाई वेलोसिटीज के बारे में ही बातें करता है। तो हाई वेलोसिटीज का मतलब क्या है कि जो भी लाइक डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स है, ये फॉर लो वेलोसिटीज टाइम फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होगा, लेकिन फॉर हाई वेलोसिटीज ये फ्रेम डिपेंडेंट हो जाता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगा? एक लेंथ है। तो अगर हम अगर वेलोसिटी लो है तो ये टाइम पे डिपेंड फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी हाई हो जाती है तो यही डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी फ्रॉम द मूविंग फ्रेम। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। तो इसमें आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स भी फ्रेम डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, एक टाइम इवेंट भी फ्रेम डिपेंडेंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्रेम डिपेंडेंट होती हैं। अच्छा भाई, ओके, अब कुछ क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं। मैंने काफ़ी बातें कर ली, ठीक है। अच्छा, ओके, कुछ और छूट रहा है क्या? कुछ और छूट रहा है? स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का जो मेन स्टेटमेंट है वो भी मैंने नहीं बोला ढंग से। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, हालांकि वो तो बिल्कुल एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में होना चाहिए, हो सकता है कहीं से उससे पूछ लिया जाए। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का स्टेटमेंट क्या होता है कि हमारे पास कोई भी वेलोसिटीज जो होती है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटीज c से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। क्या बोल रहा हूँ, मेरी इंग्लिश को भी क्या हो गया, ठीक है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। नो वेलोसिटीज कैन बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। बात क्लियर, ठीक है, ये होता है। अच्छा, ओके, ये बातें हमने कुछ थ्योरी पार्ट की करी। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, इसको उतारो।
तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। आज के कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं ये मैंने प्रीवियस जो CUET की पेपर्स हैं, मतलब CUET का क्या, जो पहले अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थी तो उसमें HCU के कुछ क्वेश्चंस मैंने अच्छे अच्छे उठा लिए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्या आप बोल रहा है हमारे पास कि अ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड सच दैट इट्स एनर्जी इज 3 टाइम्स इट्स रेस्ट मास एनर्जी, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वुड बी। ठीक है, आपके पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि एक पार्टिकल है जो इस तरह से एक्सेलरेट किया गया है कि इसकी जो टोटल एनर्जी है, इसकी जो टोटल एनर्जी है, इसकी जो टोटल एनर्जी है वो इसकी रेस्ट मास एनर्जी की 3 गुनी है। इसकी रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है? m0c², m0c²। ठीक है, इसकी 3 गुनी है इसकी टोटल एनर्जी। सिंपल इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन क्या है हमारे पास? √2c/3, ऑप्शन बी क्या है? 3c/2√2, ऑप्शन सी हमारे पास 2√2c/3, ऑप्शन डी है हमारे पास c/√3। ठीक है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए एग्जैक्टली घड़ी देख करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, करो फटाक से। कर लिया प्रयास? अब देखो इधर। ठीक है, ईमानदारी से 2 मिनट के लिए आपको वीडियो पॉज करना होता है। ठीक है, फिर वीडियो को क्वेश्चन को ट्राई करना होता है। जब हो जाए तो फिर आकर के इसका सॉल्यूशन देख लो, नहीं अगर नहीं हुआ है ना फिर ठीक है आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास? टोटल एनर्जी को लिखते हैं mc²। तो mc² क्या है? 3m0c² के बराबर। ठीक है, mc² को किस तरह से लिखते हैं? m0c² बाई √1 - v²/c² इज इक्वल टू 3m0c²। m0c² ने m0c² को मार दिया, क्या बचा? इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। 1/3 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 - v²/c²। इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं? 1/9 इज इक्वल टू 1 - v²/c²। इसको लिख सकते हैं क्या? v²/c² इज इक्वल टू 1 - 1/9 यानी 8/9। ठीक है, तो v/c क्या आ गया हमारे पास? 2√2/3। तो v क्या आ गया यहाँ से? 2√2c/3। ऑप्शन कौन सा है? A, B, C। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, अब फटाफट से जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ठीक है, इसमें कोई डाउट आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन। 2 electrons are ejected in opposite direction from a sample of radioactive atoms। सुनना ध्यान से, 2 electrons ejected from ejected in opposite directions from a radioactive sample। an electron has speed of 0.67 c। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इजेक्ट हुए हैं फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव सैंपल। दोनों की वेलोसिटीज जो है वो 0.67 c हैं। ठीक है, एज मेजर्ड फ्रॉम द लेबोरेटरी, मतलब ये रेस्ट से नापी गई। एक बंदा यहाँ लेबोरेटरी में खड़ा हुआ है, इससे नापी गई वेलोसिटीज 0.67 c हैं, यानी ये हमारे रेस्ट फ्रेम की वेलोसिटीज हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि बताओ उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। क्या चीज? उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन लिख देता हूं मैं। ऑप्शन ए है 1.34 c, ऑप्शन बी है हमारे पास 1.19 c, ऑप्शन सी है हमारे पास 0.92 c, ऑप्शन डी है हमारे पास 0.87 c। फिर से क्या करना है? वीडियो को 2 मिनट के लिए, इस बार आप 2.5 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो और क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, करो। कर लिया क्या? कर लिया क्या? इधर देखो। अब देखो क्या करना है, हमें इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें करना क्या है कि आप एक इलेक्ट्रॉन को मान लो मूविंग फ्रेम, आप एक इलेक्ट्रॉन को मान लो मूविंग फ्रेम और इसको हमने मान लिया पार्टिकल। तो अब हमें करना क्या है? इस मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई कि एक मूविंग फ्रेम है जिसके रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल 0.67 v से मूव कर रहा, c से मूव कर रहा है। तो बताओ इस फ्रेम में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये हमारी रेस्ट फ्रेम की वेलोसिटी थी। तो रेस्ट फ्रेम की वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम? रेस्ट फ्रेम की वेलोसिटी को लिखते हैं ux से। क्या होती है? 0.67 c। एक चीज और ध्यान रखना वरना क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, माइनस साइन, क्योंकि हमारा फ्रेम जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये जो पार्टिकल है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए ux के आगे हमारे पास 0.7 c। और फ्रेम की वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? v से। फ्रेम की वेलोसिटी क्या हो गई? 0.67 c पॉजिटिव का। ठीक है, अब हमें लिखना क्या है? इस पार्टिकल की वेलोसिटी v के रेस्पेक्ट में, इस फ्रेम में। तो कैसे लिखते हैं हम? ux प्राइम इज इक्वल टू ux
माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। करेक्ट है, लिखो इसको। यू एक्स की वैल्यू माइनस 0.67, वी की वैल्यू 0.67, ट्वाइस कर दो इसका, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 1.34 सी। करेक्ट है, 1 माइनस यू एक्स की जगह माइनस वाला रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इंटू वी यू एक्स करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर यानी 0.67 का स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से, क्या आ गया यहाँ से, इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.67 का स्क्वायर प्लस 1, सॉल्व करो। ठीक है, इसका जो सॉल्व करने पर आंसर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर इसका जो आंसर आता है ये आएगा आपके पास 0.92 सी। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का 0.92 सी। ठीक है, माइनस का 0.92 सी, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ 0.92 सी। क्या मेरी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? मैं आप यहाँ पे बस आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.92 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का ना? अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास 1.40 इंटू 10 टू पावर 5, 1.40 इंटू 10 टू पावर 5 kg, एक पार्टिकल का मास ये है, हैज अ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, इसका मास है तो ऑब्वियसली रेस्ट मास होगा। ठीक है, इसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो दिया गया है P, ये दिया गया है 3.15 इंटू 10 टू पावर 13 kg मीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट द पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, पार्टिकल की वेलोसिटी आपसे पूछी गई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 2.68 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 1.8 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी 3.3 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर आप समझदार हो तो इसमें से 2 ऑप्शन आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे एलिमिनेट करोगे, आप जान लो कि हमें इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, कोई भी पार्टिकल हो उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन सी तो नहीं हो सकती है, तो ये ऑप्शन सी तो नहीं हो सकता। 3.3 इंटू 10 टू पावर 16 लाइट की स्पीड के बराबर भी नहीं चल सकता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बच क्या रहा है, ये 2 ऑप्शन। अब बस करना क्या, कैलकुलेट कर लो, हालांकि आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, पी क्या होता है, पी क्या होता है, एम नॉट वी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पी की वैल्यू 3.15 इंटू 10 टू पावर 13 इज इक्वल टू एम नॉट 1.4 इंटू 10 टू पावर 5 v बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब करना क्या है आपको, इसको कैलकुलेट करना, मैंने सॉल्व कर सकता। ठीक है, अब आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन पोर्शन आपका। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो आंसर आएगा, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं आपका, बी ऑप्शन आएगा। सॉल्व करने पर चेक करो बी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो आएगा बी आएगा। ठीक है, जहां तक मैंने समझा इस क्वेश्चन को तो बी ऑप्शन आना चाहिए। अब आपका अगर ए आ रहा है तो कुछ कराना पड़ेगा आपका। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि एक प्रोटॉन है जिसका रेस्ट मास आपको दिया गया है, अ प्रोटॉन ऑफ रेस्ट मास, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटॉन ऑफ रेस्ट मास एम नॉट इज इक्वल टू 1.68 इंटू 10 टू पावर -27 kg, ये प्रोटॉन का रेस्ट मास दिया गया है। ठीक है, इस ट्रैवलिंग एट दिस स्पीड, स्पीड दी गई है प्रोटॉन के ट्रैवल की 2.5 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी mc स्क्वायर माइनस रेस्ट मास एनर्जी m नॉट c स्क्वायर। mc स्क्वायर कैसे लिखेंगे, m नॉट c स्क्वायर बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर। हमें दिया क्या गया है, हमें m नॉट दिया गया है, हमें वेलोसिटी दी गई है, c हमें पता होता है, c कितना होता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v बाई सी आप निकाल सकते हो यहाँ से डायरेक्टली, 2.5 बाई 3, 55 25 5 का 30 यानी 5 बाई 6 आ जाएगा। v बाई सी की वैल्यू पता है, c स्क्वायर आराम से लिख लो, यहाँ पे m नॉट c स्क्वायर लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन में बोल लिख देता हूँ, ऑप्शन लिखो या डायरेक्ट आंसर लिख दो, ऑप्शन लिखो या डायरेक्ट आंसर लिख दो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपके पास 1.18
इंटू 10⁻10 जूल, इसके आसपास इसका आंसर आ जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, अब देख लो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपका HCU का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? अ स्पेसशिप पासेस यू एट अ स्पीड ऑफ 0.85 c। एक स्पेसशिप है जो कि आपको इस स्पीड से पास करता है। यू मेजर द लेंथ टू बी 48.2। आपने जो लेंथ मेजर करी एल लिख दो, 48.2 मीटर है। ठीक है, व्हाट इज इट्स लेंथ एट रेस्ट। इसकी रेस्ट पे लेंथ एल नॉट क्या होगी? किसका क्वेश्चन है ये? किसका क्वेश्चन? मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ और आपको ट्राई करना है ये 2 मिनट के अंदर अंदर। 80 मीटर ऑप्शन बी, 100 मीटर ऑप्शन सी, 91.5 मीटर ऑप्शन डी, 81 मीटर। ठीक है, 2 मिनट का समय है आपके पास, वीडियो को पॉज करो और सवाल को ट्राई करो। ट्राई कर लिया क्या? ट्राई कर लिया? आपको इसकी स्पीड दी गई है, जिस स्पीड से वो पार्टिकल जो भी आपका स्पेसशिप मूव कर रहा है उसकी मूविंग लेंथ दी गई है। आपसे रेस्ट लेंथ पूछा गया, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस v² बाई c²। रेस्ट लेंथ क्या है इसकी? रेस्ट लेंथ हमें निकालनी है, एल नॉट निकालना है हमें। एल क्या दिया गया? मूविंग लेंथ 48.2 मीटर अपॉन 1 माइनस v² बाई c² अपॉन में 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 0.85 c² 85 का स्क्वायर इंटू c² बाई c²। c² से c² कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास? इसका 1.85 का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो आपके पास जाएगा 48.2 बाई अंडर रूट के अंदर इसका जो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर करके 1 से घटाने पर आएगा 0.2775। इसको घटाओगे और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी अराउंड 91.51 मीटर। क्या ऑप्शन आ रहा था ये आपका? अगर ये आ रहा था तो करेक्ट है, वरना आप कुछ जांच कराओ, क्वेश्चन खुद कराओ क्या। ठीक है, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल एट रेस्ट हैज अ लाइफ टाइम ऑफ 3 माइक्रोसेकंड। थोड़ा अच्छा सवाल है। एन ऑब्जर्वर मेजर्स द स्पीड of this particle to be 3c/5, the distance traveled by the particle measured by the observer is। सुनो क्वेश्चन ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। A particle at rest has a lifetime of 3 microseconds। एक पार्टिकल की जो लाइफ टाइम है वो 3 माइक्रोसेकंड्स है। ठीक है, ये उसकी लाइफ टाइम है। आपसे बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर मीजर्स इसकी स्पीड जो मीजर कर रहा है वो मीजर कर रहा है 3c/5। ये इसकी स्पीड मीजर की गई है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल मीजर्ड बाई ऑब्जर्वर। इसकी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, मीजर्ड बाई ऑब्जर्वर। डिस्टेंस मीजर्ड बाई ऑब्जर्वर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड मीजर्ड बाई ऑब्जर्वर, ट्रैवल्ड। ठीक है, मीजर्ड बाई ऑब्जर्वर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ऑप्शन ए 9c/4 इंटू 10⁻6 मीटर, ऑप्शन बी 15c/4 इंटू 10⁻6 मीटर, ऑप्शन सी 18c/5 मीटर, ये 5 है। ठीक है, ऑप्शन डी 9c/16 इंटू 10⁻6 मीटर। क्या है आपके पास? 2 मिनट है आपके पास, सवाल को ट्राई करो फटाक से। ठीक है, कर लिया क्या? ठीक है, कर लिया। अब इधर आ जाओ। हमसे बोल रहा है उसकी लाइफ टाइम जो है वो इतनी है। ठीक है, एक पार्टिकल की लाइफ टाइम इतनी। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी जो लाइफ टाइम दी गई है वो दी गई है 3 माइक्रोसेकंड्स, लेकिन जो लाइफ टाइम है नापी गई ये आपकी रेस्ट फ्रेम में नापी गई है। ठीक है, क्योंकि अगर एक पार्टिकल की लाइफ टाइम डिफाइन करी जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो लैब फ्रेम से डिफाइन करी जा रही है, यानी वो आपका प्रॉपर टाइम इंटरवल है। तो आपको नापना क्या है? इसका इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। समझ रहे हो? इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल जो कि एक मूविंग फ्रेम से देखा जा रहा है जिसकी स्पीड ये है। तो हमें पहले नापना है
कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल्टा टी प्राइम क्या होगा, तो क्या होता है डेल्टा टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। डेल्टा टी कितना है 3 माइक्रो सेकेंड्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जब इसको वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 तक 9/25, 9/25 क्या आ गया यहाँ से 3 बाई यह आ जाएगा 5, 16, 16/25 यानी 5 यहाँ आ जाएगा 4/5, 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, पानते हैं 15/4 माइक्रो सेकेंड्स। ये आ गया आपके पास टाइम जो कि मूविंग फ्रेम से है, तो हमें मूविंग फ्रेम के ही रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस निकालनी है, मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस ट्रैवल निकालनी है। इसका मतलब क्या है, हम सिंपल क्या कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू सिंपल सा बचपन वाला फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू वेट अ सेकेंड, हाँ सॉरी, तो क्या बात कर रहे थे अपन, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है उसकी, स्पीड क्या हमें पता है दी गई है 3c/5 इंटू टाइम जो कि मूविंग फ्रेम में कितना आया है 15/4 माइक्रो सेकेंड्स। 15/4 माइक्रो का मतलब क्या हो गया 10⁻⁻6 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा डिस्टेंस आ जाएगा मीटर में। ठीक है, 5 टाइम 15, 3 3 9, 9/4 c इंटू 10⁻⁻6 मीटर। यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का क्या बात समझ आई है पूरी 100%। ठीक है, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर कोई डाउट आया है पूरी की पूरी क्लास में तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं आया है तो फिर उसको भी बता दो कि हाँ कोई डाउट नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई हैं, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो और लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।